हेलो माय सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स का एग्जाम हमारा आ गया है और ऑब्वियसली हमारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल वे में करने के लिए एग्जाम से जस्ट पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 100 एमसीक्यूज की रैपिड फायर प्रैक्टिस। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको करने के दो तरीके हैं, दो पैटर्न पे आप आज की क्लास कवर कर सकते हैं। पहला, आप चाहे तो एक बारी अपना पूरा का पूरा सिलेबस ओवरव्यू कर सकते हैं और उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को मेरे साथ स्टार्ट कीजिए, या फिर अगर आप डायरेक्टली भी कर रहे हैं, आपने पहले ही रिवीजन अच्छे तरीके से की हुई है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्लास के साथ साथ अपना पेन और नोटबुक लेकर चलें। हर क्वेश्चंस को हम ऑब्वियसली उसके कंसेप्ट के बिहाफ पे समझेंगे, और अगर कोई नई चीज आपको समझ में आती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, तो वो नोटबुक में प्लीज नोट डाउन जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने 100 क्वेश्चंस का रैपिड फायर राउंड। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। पूरी की पूरी जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, मैंने वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड करवाई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ साथ अपने ऑप्शंस जो हैं वो बता भी सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ रहा है। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूज डैश एज अ प्रिंसिपल मीन ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और यहां पर फोकस हमारा किस पर आ गया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर दोस्तों आया है। जब हम पहला चैप्टर अपना पढ़ते हैं तो तीन टाइप की हमने इकोनॉमीज जो है वो पढ़ी हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसमें मोस्टली जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो प्राइवेट सेक्टर लेते हैं ऑब्वियसली। सेकंड, आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास रहता है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रोल है एक तरह से इकोनॉमी को चलाने का, वो दोनों का रहता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर आपस में एक डुअल बेसिस पर कंट्री को, इकोनॉमी को चलाते हैं। जब मैं बात करता हूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पूरा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, सारी की सारी जो पॉलिसी जो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, वो डिपेंड करती हैं कि इकोनॉमी में कमोडिटी की डिमांड क्या है और उसके हिसाब से उन्हें कितनी सप्लाई करनी है। अब सर, आपने डिमांड सप्लाई बोला, मुझे वो दोनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। यहां पर प्रॉफिट बेसिकली डिसाइड होता है कि इकोनॉमी में उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो दरअसल जब मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करता हूं, डिमांड और सप्लाई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्राइस मैकेनिज्म में, और प्राइस मैकेनिज्म में डिमांड और सप्लाई मुझे प्राइस को डिसाइड करके देते हैं। ओके, सो डिमांड भी है, सप्लाई भी है, प्राइस भी है, तीनों का रोल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है प्राइवेट सेक्टर को वो होता है प्रॉफिट, और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए, यानी कि प्राइस। ओके, हालांकि प्राइस, डिमांड और सप्लाई इन दोनों के बिहाफ पर ही डिटरमाइन हुआ मार्केट इक्विलिब्रियम से, लेकिन मुझे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन देना है, तो वो मेरा इस वाले क्वेश्चन में रहेगा यस, एग्जैक्टली प्राइस। द आंसर इज ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इस तरीके से जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उसमें अगर आपको लगता है कि पहले से नहीं आता था, तो उसी के लिए मैंने बोला है नोटबुक में इसको जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज फाउंड इन विच इकोनॉमी? कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब है कि यहां पर कंज्यूमर को कितनी फ्रीडम होती है कि वो अपने गुड्स का सिलेक्शन कर सके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक अच्छे प्राइस पर, बहुत सारे ऑप्शंस उसको उसके पास अवेलेबल है। अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से कंज्यूमर किसी भी तरह का गुड्स खरीद सकता है। जैसे हम कार की बात करते हैं, मोबाइल फोन की बात करते हैं, भाई मोबाइल फोन 6-7 हजार रुपए से लेकर आप लाखों तक का खरीद लीजिए। ओके, दैट इज के कंज्यूमर के पास इतने सारे ऑप्शन है। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी कौन सी इकोनॉमी में होती है? मेन क्लासेस में हमने जाना है कंज्यूमर सॉवरेनिटी होती तीनों इकोनॉमी में है, प्राइवेट में भी, सोशलिस्ट में भी और आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में भी। लेकिन सबसे ज्यादा कंज्यूमर सॉवरेनिटी का जो ग्राफ है वो हमें देखने को मिलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी में, और यस ऑब्वियसली उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो डेफिनेटली हमारा आंसर यहां पर भी क्या बनेगा? आपका बनेगा ए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी अगर देखें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि वहां पर जो प्रोडक्शन का क्राइटेरिया है वो पूरा का पूरा कंट्रोल्ड मैनर में होता है गवर्नमेंट की तरफ से। सो वंस अगेन आवर आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सी पॉइंट पर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूज
डैश एज अ प्रिंसिपल मीन ऑफ एलोकेशन, तो अगेन सेम आपका लॉजिक बन गया यहाँ पे क्वेश्चन का, और आपका यहाँ पर भी प्राइस ही आपका आंसर होगा। अगर वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, प्रिंसिपल की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तब भी आंसर आपका सिमिलर नेचर का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज लार्ज प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड्स टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। ओके, अगर हम आज इन गुड्स का प्रोडक्शन कर लेते हैं, किन गुड्स का? कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स, पब्लिक गुड्स, व्हाटएवर, हमें आंसर सेलेक्ट करना है। तो अगर हम आज इन गुड्स का प्रोडक्शन कर लेते हैं तो फ्यूचर में चांसेस ज्यादा हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज है या प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बढ़ेगा, राइज होगा। ओके, वंस अगेन सिलेक्शन ऑफ गुड हम कहां से करने वाले हैं? तो गैस करिए, गैस करिए क्वेश्चन कहां से बना है, कहां से बना, जल्दी बताइए। सर ये जो क्वेश्चन है ये बना है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस से, जहां पर हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कितने करने हैं। सर वहां पर दो तरह के गुड्स के बीच में हम सिलेक्शन करते हैं। एक होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स जो एक कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है, और दूसरे होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स, मशीनरी, जो यूजुअली कंज्यूमर गुड्स को बनाते हैं। तो क्योंकि यहां पर फ्यूचर में प्रोडक्शन की बात करी गई है, अगर हम आज कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, ओके, आज अगर हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से यहां पर मार्केट में कंज्यूमर गुड्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, राइट, अगर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में प्रोस्पेक्ट दिया है फ्यूचर का, हम फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या कि फ्यूचर में हमारे पास अच्छी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, अच्छी मशीन्स होनी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, और ये सभी चीजें होती हैं कैपिटल गुड्स। ये सभी चीजें कौन सी होती हैं? कैपिटल गुड्स होती है। सो आवर आंसर इज बी, कि अगर आप अपने नियर फ्यूचर में अपने प्रोडक्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको आज कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, दैट्स द कंसेप्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर जहां पर भी किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में अगर आपको नई चीज पता चल रही है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसे नोट डाउन कीजिएगा। एंड यस, ऑब्वियसली यहां पर अगर आपको कोई डाउट भी रेज होता है तो टाइमली उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टडी ऑफ हाउ increase in corporate income tax rates will affects the national unemployment rate and an example of macroeconomics, descriptive economics, microeconomics, normative economics। okay, दोस्तों जब मैं क्राइटेरिया की बात करता हूं, जब मैं सिलेबस की बात करता हूं, ठीक है, मैं सीए फाउंडेशन के सिलेबस की बात कर रहा हूं, तो यूजुअली जो क्वेश्चन है मेरा सिलेबस से ही बनेगा। उस सिलेबस में मुझे मोस्टली क्या पढ़ाया गया है उसके हिसाब से मुझे क्वेश्चन को जज करना पड़ेगा। अब पहले चैप्टर में जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई इधर उधर की बातें भी हमने करी, मतलब उसको आपका एज अ साइंस क्यों कहते हैं, एज आर्ट क्यों कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, वगैरह वगैरह। ओके, उसी में से एक है हमारा माइक्रो और मैक्रो, उसी में से क्या है, एक हमारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स सर पुराना रिश्ता है हमारा स्कूलिंग से, वहीं पर हमने पढ़ लिया था। इंडिविजुअल फैक्ट्स की स्टडी करना इज व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इंडिविजुअल फैक्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे, एक अकेला फर्म, एक अकेले इंडिविजुअल की इनकम। लेकिन जब हम सारे फैक्टर्स की बात करते हैं, एक नेशनल लेवल पे एग्रीगेट लेवल की बात करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट, कंपनीज, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज का इनकम टैक्स रेट, इसको इंडिविजुअली मान लो, चलो ओके, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल लेवल की बात हो रही है सर, तो यकीनन ये माइक्रो और मैक्रो में से अगर मुझे पहचानना हो तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए। माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, मैक्रो एग्रीगेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे काम करता है। मुझे जो 2 पॉइंट मेजरली दिए गए हैं वो दोनों नेशनल लेवल के टर्म्स के साथ
क्या नाम है इंटीग्रेट करते हैं, तो डेफिनेटली माय आंसर इज ए, दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये सिलेक्शन हुआ। नेशनल वर्ड आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट एक आदमी की थोड़ी ना निकलेगी। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट एक अकेली कंपनी का टैक्स रेट नहीं होता, पूरी इकोनॉमी में सभी कंपनीज के लिए कॉमनली अप्लाई होता है। वो बात अलग है, टैक्स रेट के लिए अलग बहुत सारी टर्म्स हमारी होती हैं, तो उसको लेकर इंटर में आप लोगों से मुलाकात होगी तब इसके बारे में हम टर्म पढ़ेंगे। ओके, सो आर आंसर इज एज पर द सिनेरियो इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट does not apply to a market economy? Okay, does not apply to a market economy. अच्छा, हमारे पास क्या है? Firm decided whom to hire and what to produce. Okay, product है, produce कर लीजिएगा। Firm at maximizing profit. Household decide which firms to work for and what is to buy with their income. Government policies are the primary forces that guide the decision of the firms and household. सर, हमने यहां पर अगर मैं बात करूं, मैंने चारों ऑप्शन पढ़ लिए, सही कौन सा है? देखो, सब कुछ डिपेंड है किस चीज के ऊपर? मार्केट इकोनॉमी के ऊपर। तो पहले तो ये पता होना चाहिए मार्केट इकोनॉमी क्या है। सो मार्केट इकोनॉमी इज सिंपली जहां पर डिमांड सप्लाई के बिहाफ पर प्राइस डिसाइड होता है, डिमांड सप्लाई का मेन रोल वहां पे प्ले होता है, प्राइस मैकेनिज्म लागू होता है, और ऑब्वियसली वो होता है सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। किसके अंदर? सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ये फीचर हमें मार्केट इकोनॉमी का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और सर हमने अभी स्टार्टिंग में इनिशियली समझा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, अरे बाबा बाबा टाटा बाय बाय, सब प्राइवेट को डिसाइड करना भैया, सरकार दूर रहिए, सरकार दूर रहिए। तो इसीलिए हमारा आंसर डी होगा। ये डी कह रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसी प्राइमरी फोर्स है। कहां पर है? कहां पर है गवर्नमेंट? सर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में होते हैं, ये आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी में होगा, ये कमांड इकोनॉमी में होगा, ये रेगुलेटेड इकोनॉमी में होगा, जो अदर नेम है हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी में। आप मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हो, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है, लगभग ना के बराबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड बाय डैश इन मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको कौन होल्ड करके चलता है? गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, प्राइवेटली, नन। तो सीधी सी बात है, आंसर सर इसका सी है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। और इसको अगर मैं 12th क्लास में सर्कुलर फ्लो के साथ अगर मैच करूं, तो उसमें दोस्तों आप इसमें हाउस होल्ड वर्ड जो है, उसमें हमने जब सर्कुलर फ्लो पढ़ा तो उसमें हमने ये एजम्पशन ली थी कि हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फिर वो प्रोड्यूसर्स को ऑन लीज, ऑन रेंट, किराए पर देते हैं। तो अगर वो वर्ड भी होता तो वो भी सही रहेगा, बट प्राइवेट सेक्टर इज द मोर बेटर वर्ड एज कंपेयर टू द हाउस होल्ड। ओके, हालांकि वो था ही नहीं यहाँ पे, तो कंफ्यूजन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेम आपका रिपीट हो रहा है, इसको हटाते हैं यहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? ओके, जब हम बात कर रहे हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, इनमें से जब हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की दोस्तों बात कर रहे हैं, तो कौन सा बेटरली आपका इंप्लीमेंट होता है? माइक्रो, मैक्रो, इकोनोमेट्रिक्स, आपका डिस्क्रिप्टिव। इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है, एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। अब इसमें कई बार क्या होता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अरे रिसोर्सेज हम लगा रहे हैं फैक्टर्स में, बहुत सारे फैक्टर्स में लगेंगे, बहुत सारे फर्म्स में लगेंगे, तो माइंड ना थोड़ा डाइवर्ट होने लग जाता है, यार कहीं इसका मैक्रो आंसर तो नहीं है, कहीं इनका डिस्क्रिप्टिव तो नहीं है, अरे इकोनोमेट्रिक्स कुछ नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, यही तो नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे जब क्वेश्चन आए और उसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड नजर आ रहे हैं जो लग रहा है कि हाँ आप आपके थिंकिंग को थोड़ा ऊपर लेके जा रहे हैं, तो दरअसल वो थिंकिंग को ऊपर नहीं ले जा रहे, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल मैनर में, बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अपना आंसर देना। यार जिसे हेडिंग में पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है, हम उसी के हिसाब से आंसर देंगे। वो बात अलग है कि आप इस पे अगर अपना जो कंसेप्ट है लगाओ, इंटरप्रिटेशन लगाओ, तो आपको वेरियस आंसर्स मिलेंगे। इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी, थ्योरी में विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें सिलेबस के हिसाब से आंसर देना है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम जानते हैं कि हमने आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है, तो दैट्स इट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आवर आंसर। ओके डन, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब यहां पर आ जाती है विच बुक ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज फर्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? द इंक्वायरी इंफॉर्मेशन, सॉरी, द इंक्वायरी इनटू नेशन, ये थोड़ा अलग कर देंगे, द इंक्वायरी इनटू नेशन। ओके, द इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ अ नेशन, द इंक्वायरी इनटू वेल्थ, द वेल्थ ऑफ द नेशन। बताइए फटाफट से कौन सा इसका सही जवाब दोस्तों मेरे सामने आता है। इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को लेकर यहां पर क्वेश्चन बना दिया गया। सर
जब हम लेटेस्ट वे में मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा एडम स्मिथ को बोला जाता है। उसके बाद एल्फ्रेड जो मार्शल है वो हमारे आए। तो बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई? एडम स्मिथ से हुई, और उनकी जो बुक है द इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन, ये हमारा आंसर इसका सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है ये सिंपल से आपके कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर हो गए। इन इकोनॉमिक्स वी यूज स्केर्सिटी द टर्म टू मीन absolute scarcity and lack of resources in less developed countries. Okay, मुझे मुझे यहां पर इस वाले क्वेश्चन में सिंपली स्केर्सिटी का मतलब बताना है, देखा जाए तो। अब देखना है मैं यहां पर किस तरीके से आंसर को पकड़ता हूं और आंसर को सही बताता हूं। ठीक है, एब्सोल्यूट स्केर्सिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। सर अगर देखा जाए, हमने इनिशियली पढ़ लिया था कि स्केर्सिटी क्या होती है, वांट्स आर ग्रेटर देन रिसोर्सेज, और इकोनॉमी और स्केर्सिटी हर इकोनॉमी में होती है, लेस डेवलप्ड हो, रिच हो, पुअर हो। इस वाले ऑप्शन में स्पेसिफिकली रिसोर्सेज को लेस डेवलप्ड कंट्रीज पर फोकस करा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। रिलेटिव स्केर्सिटी, दैट इज स्केर्सिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, अभी आगे देखते हैं, आगे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, स्केर्सिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिजनेस फेलियर एंड नेचुरल कैलेमिटीज, नहीं, स्केर्सिटी कभी भी हो सकती है। एंड स्केर्सिटी कॉज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन बाय द रिच, ऐसा ये कहां पढ़ा हमने, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर है वो बी है, रिलेटिव स्केर्सिटी, दैट इज स्केर्सिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहूंगा, हालांकि आपने बिल्कुल सही आंसर पहचाना, लेकिन मान लीजिए दोस्तों, अगर यही सेंटेंस, बिल्कुल सेम सेंटेंस किसी और ऑप्शन में होता, ओके, किसी और ऑप्शन में होता, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वर्ड की जगह एब्सोल्यूट वर्ड दे देता। रिलेटिव एब्सोल्यूट कंपेयर करने के लिए जो है बेसिकली यूज होते हैं इकोनॉमिक्स में। तो आप किसको क्या आंसर चुनते हैं? सर अब आंसर तो पता चल गया रिलेटिव वाला, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होती ना कि अगर सेम सेंटेंस, मैं कह रहा हूं बी और सी दोनों सेम होते, सिर्फ यहां पे रिलेटिव हो जाता, यहां पे एब्सोल्यूट हो जाता। तो रिलेटिव वर्ड इसलिए चुनना है, तो समझिएगा बात को। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप एक रिच कंट्री हो, आप एक डेवलप्ड नेशन हो, मैं एक डेवलपिंग नेशन हूं। ओके, जब एब्सोल्यूट वर्ड आता है तो उसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट वर्ड जो एग्जैक्टली प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रहा है वही मेरे लिए करेगा। दैट्स इट, ये एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है। लेकिन रिलेटिव का मतलब होता है सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं, लेकिन स्कैरसिटी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे मान लीजिए मैं इंडिया हूं, ठीक है, और आप यूएस हो, मेरी पर कैपिटा इनकम आज के टाइम पे अगर हम देखें इंडिया की, वो लगभग $2500 के आसपास है पर एनम के हिसाब से, राइट, क्लियर। और आपकी यूएस की तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा होगी, 70-80 हजार के आसपास होगी, राइट, लगभग लाख मान लीजिए। तो अगर मैं अपनी कंट्री में $10,000 कमा रहा हूं, मतलब 4 गुना हो गया, और आप अपनी कंट्री में $40,000 कमा रहे हो, ओके, आपकी लाख है लेकिन आप वहां से कम कमा रहे हो, मैं अपनी कंट्री में 4 गुना कमा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप 4 गुना ज्यादा कमा रहे हो मुझसे, अगर मैं डॉलर की बात करूं। तो क्या आपकी और मेरी परचेजिंग पावर पैरिटी सेम होगी मेरी कंट्री में? नहीं, मैं काफी बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाऊंगा, आप उतने बेहतर तरीके से शायद सर्वाइव ना कर पाओ, बट स्केर्सिटी दोनों के लिए रेस करेगी। तो जो एक्यूरेट वर्ड है कि भाई नहीं 40,000 आपकी और मेरी, तब हम कंपेयर करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। सिचुएशन अलग अलग हो जाती है जिसके हिसाब से हम अपनी स्केर्सिटी को, वांट्स को, रिसोर्सेज को एनालाइज करते हैं। तो रिलेटिव वर्ड इज बेटर एज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट आपका इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट है वो हमें बतानी है दोस्तों। बिजनेस साइकिल से क्वेश्चन है हमें, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? डिप्रेशन हम जानते हैं, बेसिकली जो बिजनेस साइकिल में बना देता हूं, हमने ये यूजुअली ग्राफ पढ़ा है बिजनेस साइकिल का, जो ऊपर नीचे जाता रहता है। ये जो सिचुएशन है ये हमारी रिसेशन की होती है, ये सिचुएशन हमारे डिप्रेशन की होती है, ये हमारी कंट्री में रिकवरी के साइन होते हैं, एंड दैट सिचुएशन लीड्स टू द बूम। ओके, जब बिल्कुल हालात खराब होते हैं उसको ट्रॉफ का नाम दिया जाता है। तो ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं। ओके, अब इसमें से सिचुएशन कौन सी इनकरेक्ट है हमें बताना है। डिप्रेशन ऑफ सेवियर फॉर्म इज ट्रॉफ, डिप्रेशन के जो बहुत बुरे हालात हैं उसको ट्रॉफ कहा जाता है, ठीक है।
डिप्रेशन कॉज फॉल इन इंटरेस्ट रेट, पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन कौन सी सेंटेंस आपके इनकरेक्ट है ये बताना था। अब पीक जो है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये तो सही है, ये तो सही है, ठीक है। डिप्रेशन, डिप्रेशन की बेसिकली अगर हम बात करें, जो डिप्रेशन है उसमें दौरान इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये दोनों सही। हमें इनकरेक्ट बताना था, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या बना, ए। डिप्रेशन इटसेल्फ अ सेवियर, जो ट्रॉफ है वो एक स्पेसिफिक लेवल होता है जहां से इकोनॉमी आपकी टर्न होती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पे सिवियर सिचुएशन मैं नहीं बोलूंगा होती है डिप्रेशन की, हालांकि होती ट्रॉफ ही है, लेकिन ट्रॉफ एक पॉइंट है, वो डिप्रेशन इटसेल्फ अ सेवियर, और हम वहां पर इस सिचुएशन को उसका सेवियर पार्ट नहीं बोलेंगे। ओके, डन। और कई बारी हमें ऑप्शंस के हिसाब से अपना सही आंसर पकड़ना होता है, तो डेफिनेटली ए यहां पे फिट बैठता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं और ऑल ऑफ द अबव फिट नहीं बैठेगा। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आपका, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड डिजिटल कैश, इट यूज कंप्यूटर, इंटरनेट, अदर नेटवर्क टू एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफर फंड्स। बेसिकली यहाँ पे बिजनेस फॉरकास्टिंग में हम क्या क्या चीजें आपकी अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन बना है। इट नोन एज, दोबारा से रिपीट करते हैं, इट नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैश या डिजिटल कैश, जो कंप्यूटर, इंटरनेट या अदर नेटवर्क का यूज करके अपनी ट्रांजैक्शन करता है। तो क्या कैश की, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कैश बोलेंगे, या हम उसे खाली ई कैश बोलेंगे, या उसे हम आपका ई कॉमर्स बोलेंगे, या फिर हम उसको नन बोलेंगे। एक सिंपल सा पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल कर आता है। ओके, तो ध्यान से पॉइंट आपका देखिएगा, कैश तो नहीं हो सकता, कैश तो नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिकली कैश और ई कैश दे रखा है, तो ई कैश मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब क्योंकि यहां पर ट्रेडिंग के बारे में कोई बात नहीं हुई है, ट्रेडिंग के बारे में बहुत बात नहीं हुई है, तो इट्स नॉट ई कॉमर्स, इट्स नॉट ई कॉमर्स, बट यस, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ई कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश हम इसको नाम देंगे, जहां पे डिजिटली हम ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व से। ठीक है, क्वेश्चन हमारे रिलेट कर रहे हैं लगभग हर चैप्टर को मिक्सअप करके हमने कंटेंट अपना बनाया। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स एज वन प्रोडक्ट इंक्रीज एंड अनदर डिक्रीज बिकॉज दे गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, लेसर सेटिस्फैक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन मुझे यहां पे कंजम्पशन के मिल जाते हैं। मैं जब ऑब्वियसली एक का कंजम्पशन बढ़ाऊंगा दूसरे का कम होगा, नेगेटिव रिलेशन। लेकिन क्योंकि यहां पर बोला गया है इंडिफरेंस कर्व, एक इंडिफरेंस कर्व, एक इंडिफरेंस कर्व पर आप कितने भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, नंबर ऑफ कमोडिटीज, नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होंगी, नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होंगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। याद रखिएगा, सिर्फ एक इंडिफरेंस कर्व की बात करी गई है। अगर यहां पर कई सारे इंडिफरेंस कर्व होते तो डेफिनेटली जो सबसे दूर है वो मेरा सेटिस्फेक्शन, वो मेरा ज्यादा सेटिस्फेक्शन, वो इंडिफरेंस कर्व मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ओके, सो आवर आंसर इज डेफिनेटली ए, इक्वल सेटिस्फेक्शन। ओके, दूसरे पर आते हैं। सप्लाई ऑफ लैंड इज इलास्टिक परफेक्टली, इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक या इनइलास्टिक। तो सर जमीन नेचर ने हमें दी है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, उतनी ही रहेगी, सो दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जो प्रोडक्शन में जमीन का फीचर बेसिकली हमें बताता है। ओके दोस्तों, उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरी गुड्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम इनकम इलास्टिसिटी दोस्तों पढ़ते हैं, इनकम इलास्टिसिटी जब हम पढ़ते हैं तो तीन तरह के गुड्स से हम जानते हैं। सर नॉर्मल गुड्स होते हैं, सर कंफर्ट गुड्स होते हैं, और लग्जरी गुड्स होते हैं। होते इंफीरियर भी है, मैं पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूं। जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं उनकी डिमांड होती है इनइलास्टिक, भाई कंजम्पशन तो करना ही है ना, प्राइस चेंज हो तो भी इनकी डिमांड पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। कंफर्ट गुड्स आर यू नॉर्मली इक्वल्स टू 1, ठीक है, एक के आसपास रहती है, यूनिटरी के आसपास रहेगी, ठीक है, 0.9 से लेकर 1.1, एक के आसपास डोलेगी, इसलिए साइन आ गया। लग्जरी ऑब्वियसली हमारा इलास्टिक होता है, अगर इनके प्राइजेस में चेंज हो तो काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं, तो यूजुअली ये पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव रहती है, और ग्रेटर देन 1 हम इसको मानेंगे, दैट इज व्हाट इलास्टिक डिमांड। ओके दोस्तों, डन। हाँ, इंफीरियर गुड्स के केस में जो हमारी इलास्टिसिटी है वो सर नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि वहां पे इनकम बढ़ने के साथ साथ इंफीरियर गुड्स की डिमांड में कमी देखने को मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई भी आ गया यहाँ पे हमारा। Price elasticity of supply refers to change in responsiveness of quantity to change in, सर वेरी सिंपल, सर ये हमारा प्राइस हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी सिंपल क्वेश्चन था। हाँ जी, देखो जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस रॉकेट साइंस वाले होंगे, तो ये एक सजेशन बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों आपके लिए कि प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब हम अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर एक बारी में ही देते हुए चले। व्हाट यू हैव टू डू, आपको मालूम है जैसे कि भाई कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, कुछ हमारे हिसाब से बहुत सिंपल होंगे। पहले सिंपल और एवरेज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ओवरऑल देखिएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, और इंटरप्रेट करिएगा कि मैं अब एक अच्छे मार्क्स की तरफ बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं, और उसके बाद जो डिफिकल्ट वाला कंटेंट है ना हमारा, उसकी तरफ जाना। ठीक है, तो ये एक मैनेजमेंट, हालांकि आप समझदार हैं, आपको ऑलरेडी इन चीजों के बारे में पता होगा, ये चीजें तो स्कूलिंग में सीख लेते हैं हम, बट हाँ इस चीज को यहां पर भी हमें अप्लाई करना है। ओके चलो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट आ गया यहां पे। मार्केट्स में भी हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजुअली निकालनी होती है। सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हम निकालेंगे किससे? डिमांड कर्व से। ऑब्वियसली सर डिमांड कर्व से निकलेगी। डिमांड कर्व ही एआर कर्व होता है, और एआर कर्व ही प्राइस कर्व होता है हर मार्केट में। जब मैं बात करूं हर मार्केट में, जब मुझे तीनों मार्केट को एनालाइज करना है, ऑल थ्री मार्केट मुझे एनालाइज करना है, एक्स एक्सिस 0 y, सर मैं जानता हूं ये प्राइस लाइन या एआर कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ये होता है मेरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और ये एआर कर्व मेरा होता है मोनोपोली में। इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस लाइन या एआर कर्व या इलास्टिक डिमांड व्हाटएवर पैरेलल टू इट्स एक्स एक्सिस मींस परफेक्टली इलास्टिक। दैट इज व्हाट, इट इज व्हाट, परफेक्टली इलास्टिक। सर मोनोपोलिस्टिक में स्लोप थोड़ी कम हो गई है, दैट इज इलास्टिक, और मोनोपोली में स्लोप बहुत रैपिडली फॉल होती है, दैट इज व्हाट, इनइलास्टिक। अब इसको तो हम क्लास में इसमें लॉजिक को समझाने में कम से कम आधा घंटा लगता है कि ऐसा क्यों होता है, बट यस अभी के लिए हमें इस तरीके से याद रखना है। सो ऑब्वियसली आवर आंसर इज परफेक्टली इलास्टिक, जो कि इन्फिनिटी वाले केस में होगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज लाइक मिथ ऑफ द मार्केट। सर ये हमने बहुत बार सुना है और हम जानते हैं इसका आंसर परफेक्ट कंपटीशन है। स्कूलिंग में भी शायद आपने चीज पढ़ी हो, हमें परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाया जरूर जाता है। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स, फ्री एंट्री एग्जिट, और उसमें किस तरीके से एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस की सिचुएशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। लेकिन कमाल की बात यहां पर यह देखने को मिलती है कि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है वो मिथ ऑफ द मार्केट है, मतलब कि पढ़ते जरूर है लेकिन मार्केट में दिखता नहीं है कि सर क्या ये बात सच है। तो दोस्तों मैं कहूंगा ये सच भी है और नहीं भी है। मतलब देखो जब हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं तो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट के हमने 7-8-10 फीचर पढ़े कम से कम, ठीक है ना, कई सारे। भाई मेन तो आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है, होमोजेनियस प्रोडक्ट और फ्री एंट्री एग्जिट है। ओके, 4 तो ये है। इसके अलावा फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का आ जाता है कि नहीं होती है, आपका परफेक्ट नॉलेज का आ जाता है पॉइंट, हमारा मोबिलिटी का, परफेक्ट मोबिलिटी का पॉइंट आ जाता है, फिर हम डिमांड कर्व के जो फैक्टर्स है वो स्टडी करते हैं, इतने सारे हैं। अब ये इतने सारे फीचर्स जो है ना किसी एक स्पेसिफिक नेचर ऑफ कमोडिटी में देखने को नहीं मिलते। जब मैं अपनी क्लास करवाता हूं तो उसमें मैं एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन के लेके चलता हूं, जैसे जो हमारे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल वेंडर्स हैं, ओके, जो कबाड़ी वाले आसपास है हमारे, जो घूमते हैं ना बेसिकली घर से जो स्क्रैप वगैरह लेने आते हैं, जो फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म सब्जी मंडी लगती है, जो फलों की जो मार्केट है वो लगती है। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन जब हमें किसी सिचुएशन को एनालाइज करना हो, लेकिन किसी भी एक सिंगल मार्केट में ना, सिंगल एग्जाम्पल में हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन के सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलते। ठीक है, 4 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, लेकिन सारे के सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलते। इसीलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन को मिथ ऑफ द मार्केट यूजुअली कहा जाता है। क्लियर? खैर
ये लंबी डिस्कशन है, फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो सर यहीं पर ही बात खत्म हो जाती है। ये हम जानते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, और नीचे ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो यही आंसर होगा। खैर बाकी पर नजर डाल लेते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कांस्टेंट बोला गया है। सर कांस्टेंट नहीं होती, ये तो फॉल होती है। एमआरएस बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा इंडिफरेंस कर्व का। मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट एज वी मूव अलोंग टू द इंडिफरेंस कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर एमआरएस के साथ ही होता है, तो और ये तो जैसा कि हम जानते हैं ये भी फॉल ही होती है। द टोटल यूटिलिटी इज ग्रेटेस्ट वैल्यू एट द 45 डिग्री लाइन कट्स एंड ये कोई लॉजिक नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये भी आपका नहीं हुआ। ए इज आवर राइट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द सप्लाई ऑफ अ गुड रेफर्स टू, सिंपल सी हमारी डेफिनेशन। तो सर ये डी बैठता है, जो मुझे मालूम है कि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आसानी से जज करेंगे, मैं उसे स्किप कर दूंगा क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following statement about price elasticity of demand is correct? Okay, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर हमें करेक्ट आंसर बताना है। दैट इज व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा ओके, मेरे पास ऑल ऑफ द अबव भी है, ठीक है, तो मैं एक पर डिपेंड नहीं होऊंगा। ठीक है, जल्दबाजी में कई बार हम ये गलती भी कर बैठते हैं, डेफिनेटली करी होगी, एक दो बारी तो करी होगी लाइफ में, कि इस तरह का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, करेक्ट लाइन पहला पढ़ा उसी पे टिक लगा दिया। नहीं, देखो जरा, ऑल ऑफ द अबव मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, तो सब पढ़ने पड़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड अ गुड रिस्पॉन्ड चेंज इन प्राइस। सर ये सही लग रहा है, सही लग रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कंप्यूटेड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर दो सही हो गए, ऑल ऑफ द अबव ही होगा अब तो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम शॉर्ट रन। बेसिक सा लास्ट वाला फैक्टर्स वाला पॉइंट। सर डी इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें कौन से स्टेटमेंट है करेक्ट है बताना है, और ऑल ऑफ द अबव इसमें नहीं है, तो समझना पड़ेगा हर सेंटेंस को। ठीक है, करेक्ट पर मुझे ध्यान देना है, करेक्ट सेंटेंस। विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल द डिमांड कैन बी फोरकास्टेड एक्यूरेटली। पहली बात एक्यूरेटली, कि स्टैटिस्टिकल टूल की मदद से हम डिमांड को एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हैं। ओके, द मोर ऑफ द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ कमोडिटी मोर इलास्टिक द डिमांड। ओके, डिमांड फॉर बटर इज परफेक्टली इलास्टिक। गोल्ड ज्वेलरी विल हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। सर आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, गोल्ड को ये भाई कह रहे हैं कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। अरे भाई, गोल्ड लग्जरी गुड है, इनकी तो पॉजिटिव और इलास्टिक प्लस में क्या नाम है इलास्टिक डिमांड रहती है, तो ये गलत हो गया। डिमांड फॉर बटर इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, कि हम जितना मर्जी, इसके प्राइस सेम रहता है। परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जब मन करा बढ़ा दिया, जब मन करा घटा दिया सेम प्राइस पे। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये भी सही फिट नहीं बैठ रहा है। ओके, ये भी गलत है। सर डी जो बी पॉइंट है वो सही है, ये हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि सर जिस भी फीचर में लगे अच्छा अच्छा सा लगे, मतलब एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा अच्छा फील हो रहा है, तो वो इलास्टिक हो जाता है, और बुरा बुरा हो तो इनइलास्टिक फील हो जाता है। तो अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट किसी कमोडिटी के हैं, तो एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है, जो उसको सबसे बढ़िया होगी वो खरीदेगा। तो दिस सेंटेंस इज राइट, एंड ऑल्दो ए इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। आप स्टैटिस्टिकल टूल से डिमांड को फोरकास्ट तो कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेटली नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इतनी डिमांड होगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज इम्प्लिसिट मार्जिनल प्रोडक्ट। सो सीधी सी बात, ऑब्वियसली आंसर इसका हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्ट। याद रखिएगा, जो मार्जिनल है, जो एम वर्ड है, वो हमेशा टी की स्लोप को बताता है। इट्स नॉट ओनली प्रोडक्ट, कॉस्ट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, मार्जिनल इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ टोटल। ओके, इनमें से कौन सा सही है, टीएफसी टोटल कॉस्ट के रिलेशन में ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो ऑब्वियसली सर ये हम कर सकते हैं इसको, ये वाला जो हमारा आंसर है कि टीएफसी कैसे नहीं, अरे सर हम जानते हैं बेसिकली टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। तो इस फॉर्मूले को मोड़ तोड़ के जो भी हमारा इस्तेमाल होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली टीवीसी में से टीसी माइनस नहीं हो सकती, तो यही सही बैठेगी। ओके, नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स एन गुड थिंग।
टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस डैश सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल लॉस, एवरेज फिक्स कॉस्ट। पहली बात तो अगर मैं एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट जोड़ रहा हूं सर, एवरेज का कोई लॉजिक नहीं बनता, लॉस कभी नहीं जुड़ते। दो ऑप्शन मेरे पास बचे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से काफी सिमिलर होता है। यार ये तो हमारे एफर्ट लगे हैं, दीज आर आर एफर्ट, दीज आर आर फैक्टर्स। एटलीस्ट जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या फिर आप उसको रियल कॉस्ट का नाम भी दे सकते हो, एटलीस्ट इतना तो कमाए, तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरी टोटल कॉस्ट में ऐड होता है। याद रखिए ये फॉर्मूला इकोनॉमिक सेंस में है, अकाउंटिंग सेंस में नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विद लार्ज स्केल प्रोडक्शन, टेक्निकल इकोनॉमीज, अनमैनेजरियल इकोनॉमीज, कॉमर्शियल इकोनॉमीज, फाइनेंशियल इकोनॉमीज। जब हम दोस्तों, ये काफी बेसिकली अगर देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, आप लॉन्ग रन की बात इसमें हम कर रहे हैं, जब स्केल की बात कर रहे हैं, तो जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो यूजुअली कहां से सबसे पहले शुरू होता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। हालांकि हर, अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, अनमैनेजरियल तो बेसिकली आपका डिस इकोनॉमीज में चला गया, तो चलो बी ऑप्शन, चलो यहां पर अगर मैं ये भी हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं, खाली मैनेजरियल इकोनॉमीज रखता हूं, इसमें से सबसे पहले कौन सी चीजें अफेक्ट करेंगी एक प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पर बढ़ाने के लिए? आंसर इज टेक्निकल, आंसर इज टेक्निकल। इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता सकता हूं, हालांकि अफेक्ट सारी करेंगे लेकिन सबसे पहले टेक्निकल। रीजन बीइंग दोस्तों, अगर आपको याद हो डेफिनेशन में, जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं उसमें लिखा होता है कि, मतलब अलग अलग तरीके से उसकी डेफिनेशन है लेकिन काफी बेसिक है, कि प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल का मतलब किस तरीके से आप अपने फैक्टर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, एम्प्लॉयड कर रहे हैं एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एंड दैट इज रिलेटेड विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सो टेक्निकल इकोनॉमीज आर द बेस्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे हमारा ये आंसर पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, छोटा सा न्यूमेरिकल हमारे सामने दे दिया, टोटल प्रोडक्शन। अच्छा नहीं, दो क्वेश्चन नहीं नहीं भाई, तीन क्वेश्चन दिए, तीन क्वेश्चन दिए इस वाले से, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर जीरो है तो ये तो जीरो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पे 10 10 दिया हुआ है, नेक्स्ट पे अगर मैं 8 MP है तो ये 8 ऐड हो जाएगा, दैट विल बी द 18, और उसके बाद जो गैप है वो 6 हो गया, खत्म। व्हाट इज द MP ऑन द थर्ड यूनिट? सर 6 हो गया। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग सेकंड यूनिट? सर वो 18 हो गया। व्हाट इज द AP ऑफ द फर्स्ट 3 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट? पहली 3 यूनिट्स का एवरेज प्रोडक्शन क्या है? तो एवरेज प्रोडक्शन यहां पर नहीं था तो निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3, अरे नहीं सर, एवरेज के लिए डिवाइड करते हैं तो 8 हो जाएगा। सो आर ए इज द आंसर। तो ये सारे के सारे सर हमने निकाल दिए। ओके, बढ़िया। चलो 31 पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, द वेरिएबल कॉस्ट 5 यूनिट्स, variable cost of 5 units of output is 100 and fixed cost is 40. फाइंड एवरेज कॉस्ट एट 5। हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है सर, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 5 यूनिट की वो हमें 100 दी हुई है, ठीक है। 40 जो फिक्स कॉस्ट है वो हमें 40 दी हुई है, 40 दी हुई है, ये हो जाता है मेरा 140। 140 के बाद मुझे एवरेज पूछा गया तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? अरे कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है क्या? वेरिएबल कॉस्ट आपकी 100 थी, फिक्स कॉस्ट हमारी 40 थी, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो इट्स 28। आई थिंक ये प्रिंटिंग एरर हुआ होगा दोस्तों, ये 8 नहीं 28 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करा, PDF में देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इंप्लाइज, ऑब्वियसली यहां पर डिस्कशन हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट तो काफी ज्यादा है, काफी सारे टॉपिक हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। जब मैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की बात कर रहा हूं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इज डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की बात कर रहा हूं तो इट डील्स विद प्रोडक्शन, इट डील्स विद प्रोडक्शन। और डिमिनिशिंग वर्ड, मुझे जो डिमिनिशिंग वर्ड है वो मुझे बैड वाइब्स दे रहा है, मुझे बैड वाइब्स दे रहा है कि यार ये ठीक नहीं है, ये जो है आपका ठीक नहीं है। बैड वाइब्स से तो कॉस्ट कैसे कम हो सकती है?
तो ये तो नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, ये भी नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ रही होगी। इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, सी इज द आंसर। और दोस्तों एमपी और मार्जिनल कॉस्ट में, एमसी में अगर देखें तो रिवर्स रिलेशन होता है। प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अच्छी बात है, तो यकीनन मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही होगी। और अगर प्रोडक्शन गिर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन गिर रहा है, तो यकीनन रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही होगी। तो सी इज इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वाज 60। एवरेज फिक्स कॉस्ट 8 यूनिट की 60 थी। व्हाट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट एट 6 यूनिट? सर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 8 थी, सॉरी 8 यूनिट पे 60 थी, तो इसका मतलब 480 हो गई। ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। ये क्या हो गई? टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट हम जानते हैं सर ये कांस्टेंट रहती है, तो 6 यूनिट पे अगर मुझे पूछेगा तो डिवाइड करना है, माई आंसर विल बी 80। क्लियर, सिंपल सा न्यूमेरिकल कंसेंट यहां पे बना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका फॉर 15 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, फॉर 15 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एवरेज कॉस्ट वाज 250 एंड फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज 125। बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे दी। देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर एट 15 यूनिट्स कितना होगी, जरा हमें बताइए। ध्यान देंगे फटाफट से, बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल। वैसे डायरेक्टली भी हो जाएगा, मुझे इसको टोटल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड सर, AC इक्वल्स टू AFC प्लस AVC होता है ना जी। 15 यूनिट्स वट एवर इज द लेवल, जो भी लेवल है हम यहाँ पे हमारा, जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो 250 दी हुई है, 250 दी हुई है। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो आपकी है वो 125 दे रखी है, 125 दी हुई है। और मुझसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही तो पूछा है, तो सीधी सी बात है दोनों का गैप ही तो निकलेगा, दैट इज 125। जल्दबाजी में टोटल में कन्वर्जन में मत पहुंचना, ध्यान से पढ़ना, दैट्स इट। टोटल से एवरेज से ही काम चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न अकर ABCD ऑल ऑफ दी अबव वगैरह मुझे कुछ नहीं दे रहा। दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है डिमिनिशिंग रिटर्न अकर्स, इसका मतलब यह है कि यहां पर आपको तसल्ली से हर एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन, ये तो फिर भी एक एक लाइन का है, डिमिनिशिंग रिटर्न अकर, दिस सिचुएशन डिफाइंड एज वगैरह वगैरह, इस तरीके से कई क्वेश्चन आपके बनते हैं और 2-2 3-3 लाइनों के उनके ऑप्शंस होते हैं, पर क्वेश्चन होते हैं, पर ऑप्शन 2-2 3-3 लाइनें होती हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में इसीलिए डाले जाते हैं कि आपका थोड़ा समय खिसक सके, समय जो है थोड़ा सा खिसक सके, आप थोड़ा टाइम वेस्ट करो। यहीं पर ही आपको टाइम मैनेजमेंट करनी होती है। पहला स्टेप, आप कॉन्फिडेंट हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ऑप्शंस को तसल्ली से पढ़िएगा, पहली चीज। और अगर दूसरा पॉइंट, अगर लगे कि दिक्कत दे रहा है, ऑप्शंस गुल गुल दिमाग में पता नहीं घूम गए सारे के सारे, छोड़ो, आगे बढ़ो। बाद में समय बचेगा तब इस पर लौटेंगे, और समय तो खैर बचेगा ही, तसल्ली से बाद में देखेंगे। दिमाग में घुलमुल घुलमुल हो जाएगी तो आने वाले क्वेश्चंस पे जो कॉन्फिडेंट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम डालता है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को तसल्ली से करना है। डिमिनिशिंग रिटर्न हम समझ गए सर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से कनेक्ट कर रहा है, थोड़ी नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। When units of variable inputs are added to fixed input and total production falls. सर होता तो है, ऐसा ही होता है कुछ। When units of variable inputs are added to fixed input and marginal product falls. एक में मुझे टोटल प्रोडक्शन फॉल्स की बात कर रहा है और एक में मार्जिनल प्रोडक्शन के फॉल की बात कर रहा है। When the size of plant increase in long run, when the quantity of fixed input in increase वगैरह, सर ये अब फालतू बातें करने लग गया। सी और डी में फालतू बात कर रहा है, ऐसा कोई लॉजिक हमने नहीं पढ़ा। हम बेसिकली जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में डिमिनिशिंग वर्ड की बात करते हैं तो लॉन्ग रन कहां से आ गया ये वाला, ठीक है, ये लॉन्ग रन कहां से आ गया, और फिक्स्ड इनपुट कब से बदलने लग गए, तो सी और डी तो है ही नहीं। मुझे टीपी और एमपी में पहचानना है बेसिकली। अगर मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करूं तो ये जब मैं टीपी बनाता हूं और ये अपनी 3 स्टेज डिवाइड करता हूं, ये जो स्टेज है ये पहले वाला पोर्शन, ये पहले वाला पोर्शन सर ये इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। टीपी अभी भी बढ़ रहा है, टीपी गिरता है यहां जाके,
जबकि मेरी जो डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉजिक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से जो डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉजिक है वो ये वाला है पूरा का पूरा। ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिमिनिशिंग रिटर्न है, पूरा का पूरा लॉजिक है। तो यहां पे कहानी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है, बिल्कुल क्लियर शब्दों में नजर आ रही है कि यहां पे हमारा आंसर बी होगा जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ओके दोस्तों, ये कहानी हमारी क्लियर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नेवर यू शेप्ड? इनमें से कौन सा कर्व कभी भी यू शेप्ड नहीं होता? सर एवरेज कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, एएफसी नहीं होता है, और ये सारे के सारे यू शेप होते हैं। हाँ, इनकी जो स्लोप है किसी की ज्यादा स्टीप होती है, किसी की कम स्टीप होती है, बट ये सारे के सारे यू शेप होते हैं। ठीक है। अरे 36 कहाँ गया कुछ? ओके, कुछ प्रिंटिंग का रहा कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज कहां पे? शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं होता। लॉन्ग रन में नहीं होता, शॉर्ट रन में होता है, दोनों में होता है। सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मैंने बोला ना, अब डिमिनिशिंग रिटर्न को डिक्रीजिंग रिटर्न से मैच करके आप भावनाओं में बह के कह दो जी सर दोनों में होता है, तो ऐसा ऐसा नहीं करना है। बेसिकली ये चीजें हमें, अरे भाई तार क्या हो गया तुझे, हाँ, हमें ये चीजें कंसिडर नहीं करनी है। हमने अपना जितना लॉजिक पढ़ा है, जितना कंटेंट पढ़ा है, उसी के हिसाब से आंसर देना है। तो डिमिनिशिंग रिटर्न हमने पढ़ा अपना किसमें? शॉर्ट रन में, दैट्स इट, बात खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से न्यूमेरिकल आया। अ फर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 150, ठीक है जी, and has to pay 350 to its fixed factors of production whether it produce or not, ठीक है जी। how much the average total cost is made up of variable cost? थोड़ा सा वर्ड्स को इधर उधर घुमाया है, ध्यान दो। पहली बात तो 7 यूनिट है, एवरेज टोटल कॉस्ट, एसी है 150, क्वांटिटी है 7, क्वांटिटी है 7, देयरफॉर इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो जो हमारा क्या नाम है टोटल कॉस्ट है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 150 इंटू 7 कितना हो गया? 1050। ओके, इसमें जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज व्हाट 350, तो ये हो जाता है 700। ठीक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, तो मेरा टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां पर आ जाता है। मुझसे देखो इस सेंटेंस को पूछो नहीं, समझो, एवरेज टोटल कॉस्ट मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब आपसे एवीसी ही पूछा गया है, तो आप डिवाइड कर देंगे इसको 7 से, तो 100 आ रहा है दोस्तों। सी इज आवर आंसर, सी इज आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन किसमें? टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, क्वांटिटी। सर आंसर तो वैसे दोनों ही होते हैं, टोटल और वेरिएबल, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर इसका बनता है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि स्पेशली जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, यूजुअली जो चेंज है हमें शॉर्ट रन के हिसाब से ही बताना है, तो टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी है ना। तो जो भी चेंज होगा टीवीसी में ही होगा, जो भी चेंज होगा टीवीसी में ही होगा, तो टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज बेटर वन। आगे बढ़ते हैं। लेट एंड लिव फिलॉसफी कंसर्न विद विच मार्केट? जियो और जीने दो भैया, अपनी मस्ती में रहो, जो कमाना धमाना है तरीके से कमाओ, अपने हिसाब से जो सिचुएशन है वो क्रिएट करो। तो ये वर्ड बेसिकली हालांकि अलग अलग मार्केट सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से फिल होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बेसिकली जो मॉड्यूल के हिसाब से हम चल रहे हैं वो हमारा ओलिगोपॉली है। ठीक है, लेट एंड लिव फिलॉसफी, अपना अपना प्रोडक्ट बनाओ, बेचो, कार्टल करो, सामान को सेल को ऊपर बढ़ाओ, इट्स लाइक दैट। ओके, वो बात अलग है, कंपटीशन उल्टा है यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा होता है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? इनमें से परफेक्ट कंपटीशन के बारे में क्या चीज सही है? सबसे बढ़िया ये वाला यहां पर बेसिकली जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, ये कर्व हमारा बनता है, यही एआर कर्व है, यही एमआर कर्व है, यही प्राइस कर्व है, तीनों के तीनों सेम रहते हैं। सो दैट इज द एमआर इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू प्राइस। ओके ओके जी, इन अ परफेक्ट क्वेश्चन नंबर 42, इन अ परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म, if a perfect competition firm is making losses, then which condition is suitable to carry on business as long as it covers variable cost? तो हम सर बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। शट डाउन पॉइंट वो होता है, लॉस हो रहा है तब भी काम चालू रखो जब तक आप शट डाउन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते।
शटडाउन पॉइंट कहां पे होता है आप मुझे बता दीजिए साथ साथ, कहां पर होता है शटडाउन पॉइंट? सर जहां पे प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं, दैट इज शटडाउन पॉइंट। इसे शटडाउन पॉइंट का नाम कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इट इज अ शॉर्ट रन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, if a short run perfectly competitive earn super normal profit, then which condition is satisfy? सर यहां पर सीधी सी बात है, कोई भी मार्केट लो, हाँ आपको खाली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव की बात करने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस की सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, सबसे पहले तो हम MR इजिकल्स टू MC इस कंडीशन को मान लेते हैं कि जो भी कुछ होगा इस लेवल पर होगा, MR इजिकल टू MC पर होगा, और उसके बाद बाकी चीजें लागू करते हैं कि सर अगर AR इजिकल टू AC है तो इट इज द केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज द केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अगर AR का लेवल ज्यादा है AC से, सो दैट इज द स्टेट ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट कहा जाएगा। और अगर AR बेचारा कम रह गया, ओहो, तो ये तो सर लॉस की सिचुएशन है, इट इज द केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो कंपेयर कर लो अपने हिसाब से, ये कॉस्ट को आपस में कंपेयर कर रहे हो आप। यहां पे एक सेकेंड, ATC एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल, एक सेकेंड रुको रुको रुको, थोड़ा सा कुछ चेंज किया, MR AR ये तो सेम रहते हैं, MR इन शॉर्ट टर्म विच कंडीशन इज सेटिस्फाई। अरे ये तो हमारी सोच से थोड़ा ऊपर चला गया, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ऐसा नहीं होता, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। ओके 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 ठीक है, सॉरी, बढ़िया क्वेश्चन हो गया, जितना हम सोच रहे थे उससे अच्छा हो गया। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये कंडीशन तो प्रूफ है, ये कंडीशन तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो मुझे मिल नहीं रहे। तो आओ जरा दोस्तों डायग्राम बना लो, फिर फटाफट से डायग्राम बना लो, थोड़ा सा आपको इसमें समझ भी आ जाएगा। सर यहाँ पर जब हम बनाते हैं x 0 y, सर ये MR और AR दोनों कर्व हो गए, वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट? ओके, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ठीक है। उससे पहले ये कंडीशन मालूम होनी चाहिए, ये कंडीशन मालूम होगी तभी डायग्राम बनेगा। सर ये मार्केट इक्विलिब्रियम का पता चल गया M लेवल पर E, ठीक है। आपने बोला परफेक्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सर एवरेज कॉस्ट काफी नीचे से जाएगा, ऐसे ये ऊपर चला गया नीचे की तरफ से। डायग्राम आई एम श्योर आपको अच्छी तरीके से बनाने आते होंगे। तो सर ये जो पॉइंट है डिटरमाइन होता है F, और इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, याद रखिएगा इंटरसेक्शन इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है ना। और इस लेवल पर जो मेरे ऑप्शंस मुझे दिखा रहे हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो मेरे ऑप्शन मुझे दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर लेवल पर, AC इज ग्रेटर देन MC, AC इज लेस देन आपका MC। ऑब्वियसली हम जानते हैं सर MR और AR ये तो दोनों सेम रहेंगे, लड़ाई AC और MC की है। तो जो मेरा आंसर है वो ये बैठेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें एट इक्विलिब्रियम लेवल ये पॉइंट MC E पॉइंट पर है, MC E पॉइंट पर है, और जो एवरेज कॉस्ट है वो F पॉइंट पर है। तो ये ऑब्वियसली इस सिचुएशन से थोड़ा ऊपर वाला क्वेश्चन बना। तो इसीलिए जो मेन क्लासेस में भी मैं हमेशा फोकस के लिए बताता हूं आपको, वो ये कि डायग्राम क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब हमें कॉस्ट प्रोडक्शन की बात करता हूं, जब मैं कॉस्ट की बात करता हूं, जब मैं मार्केट की बात करता हूं, तीनों के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फर्स्ट क्लास तरीके से आपको मालूम होने चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ग्रुप बिहेवियर फ्रॉम विच मार्केट बिलोंग्स, ठीक है। ग्रुप बिहेवियर फ्रॉम विच मार्केट बिलोंग्स परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ छूट गया क्वेश्चन में। ग्रुप बिहेवियर फ्रॉम विच, ग्रुप बिहेवियर से कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, किससे बोल रहा है? तो आई थिंक फिर इसका आंसर जो है ओलिगोपॉली मैं मान के चलूंगा दोस्तों, क्योंकि जब मैं ओलिगोपॉली की बात करता हूं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा समझ गया, ये कार्टेल की बात कर रहा है, इसकी कार्टेल की बात कर रहा है।
जब बेसिकली एक स्पेसिफिक ग्रुप अपना तैयार हो जाए और उसके एक दूसरे के साथ सेटलमेंट करें कि हमें कमोडिटी को कैसे डील करना है, दैट इज व्हाट कार्टेल बिहेव। तो ओलिगोपोली में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन आर सेम बिकॉज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, मतलब वो कौन सा फीचर है बेसिकली जो मोनोपोलिस्टिक का और परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग रन में सेम आता है? तो सर वो नॉर्मल प्रॉफिट है। दोनों लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो जनरेट करते हैं। उसके बाद सपोज दैट द डिमांड कर्व suppose that the demand curve of XYZ company slope downwards and to the right, we conclude that XYZ कंपनी है और इनका डिमांड कर्व ऐसे जा रहा है। ठीक है सर, डिमांड कर्व का मतलब, सर डिमांड कर्व का मतलब AR कर्व। सर ऐसा फिर किस में? द फर्म ऑपरेट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव? नहीं सर, ये तो उनका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता। द फर्म कैन सेल ऑल दैट इट वाज टू एट द स्टैब्लिश्ड मार्केट प्राइस? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। स्टैब्लिश्ड मार्केट प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, ये तो गिर रहा है बेचारा। द XYZ इज नॉट अ प्राइस टेकर इन द मार्केट because it must lower price to sell additional unit of output। सर ये चीज तो बिल्कुल सही है, ये चीज तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका निर्णय हम लेंगे डी पॉइंट को पढ़ने के बाद। द XYZ कंपनी विल नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बिकॉज प्राइस एंड रेवेन्यू आर सब्जेक्टेड टू चेंज। नहीं, ये रीजन नहीं है, तो सी ही आंसर हुआ। ऑब्वियसली ये जो बिहेवियर है दोस्तों, ये हम देखते हैं मोनोपोली के अंदर। किसके अंदर? मोनोपोली के अंदर। और प्राइस टेकर मोनोपोलिस्टिक की कंडीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फर्म कंप्लीटली प्राइस टेकर नहीं होता, पार्शियल प्राइस टेकर होता है। तो इसीलिए अगर मैं मोनोपोली की सिचुएशन मानूं तो भी सही है, मोनोपोलिस्टिक की मानूं तो भी सही है। मेन चीज क्या है? और बेचने के लिए मुझे प्राइस कम करना पड़ेगा। ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों में देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। Diminishing marginal return for first 4 units of variable output is exhibited by the total production sequence। Diminishing marginal return, इसमें से कौन सा देखने को मिल रहा है? मुझे यहाँ पर TP टोटल प्रोडक्शन दिया गया है 50 50 50 50 100 ओके, यहाँ पे नहीं 50, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पहली बात तो कांस्टेंट हो गया, फिट नहीं बैठ रहा। ये भी कांस्टेंट रेट है, फिट नहीं बैठ रहा। इन दोनों को देखो, यहां पर 60 से बढ़ रहा है, यहां पर 70 से बढ़ रहा है, यहां पर 80 से बढ़ रहा है। सर ये तो इंक्रीजिंग रिटर्न है, लेकिन यहां पर ये 40 से बढ़ा, यहां पर ये 30 से बढ़ा, यहां पर ये 20 से बढ़ा। ये हुई ना बात, ये डिमिनिशिंग रिटर्न है हमारा। ठीक है, ये आपका डिमिनिशिंग रिटर्न की सिचुएशन है। ओके, एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन विच मार्केट? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली। मोनोपोली नहीं, परफेक्ट कंपटीशन नहीं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमें मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली दोनों में देख, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली दोनों में देखने को मिलती है। लेकिन मैंने जैसा बोला कि हमें रिस्पेक्टिव वे में आंसर देना है, जो कंटेंट हमारा हमें बताता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोनोपोली फर्म विल फेस कर्व। सर अभी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा, क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 50, assume that when price is 40 the quantity demanded is 15, when price 38 हो गया, quantity 16 हो गई। based on this information what is the marginal revenue resulting from। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगा पहले डिमांड का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है। प्राइस आपका था 40 और फिर हो गया 38। ओके, क्वांटिटी थी, क्वांटिटी आप चाहे तो पहले भी लिख सकते थे 15 और फिर हो गई 16, मल्टीप्लाई करके हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो ये 40 इंटू ये हो जाता है हमारा कितना, 600, नहीं हाँ 600 हो गया, 600 हो गया। और 38 इंटू 16 तो ये हो जाता है दोस्तों 320, 640, 608 हो रहा है। मेरे कैलकुलेटर नहीं है, आई थिंक 608 हो रहा है। ठीक है भाई, 16 320 हो गया 20 पे, 640 और 2 का घटा दिया तो 8 का चेंज आ रहा है। तो ये दोस्तों मेरा डी इज द आंसर। ओके दोस्तों, डन।
एक ब्रेक ले लीजिए। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन हमने करे, कंटेंट को रिवाइज कर लीजिए, कुछ समझना है कुछ पूछना उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। पार्ट 2 में हम अपने बाकी के 50 क्वेश्चंस कवर करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पहले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद, सीए फाउंडेशन के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के बाद अब हम पार्ट 2 पर आ गए हैं और इस प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि हमने डिसाइड करा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100 एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और यहाँ पर पहले पार्ट में 50 पार्ट हमने कंप्लीट करे, 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे। तो आई एम श्योर आपका रिदम अब बन गया होगा, चीजें मेस्मराइज होनी स्टार्ट हो गई होंगी और पहले के मुकाबले अब आप थोड़ा जल्दी भी आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। अ मार्केट वेयर देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केट, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट। ओके दोस्तों, अगर इसको हम समझें, रेगुलेटेड मार्केट बेसिकली वो मार्केट होता है जो कंट्रोल्ड होता है, जिस पर एक पर्टिकुलर बॉडी, एक हेड जो है, एक एसोसिएशन जो है, वो अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन होंगी, तो ये तो ऑब्वियसली आपका आंसर नहीं है। दूसरा, जब मैं अपने सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस में स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट को लेकर एज सच कुछ है नहीं। स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट यूजुअली शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड एक टर्म है हमारी, जिसमें हम करंट प्राइस, फ्यूचर प्राइस के हिसाब से ट्रांजैक्शन करते हैं। ओके, और जब मैं शेयर ट्रेडिंग मार्केट की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली यहां पर भी बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के काम पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर बना वो बनेगा आपका अनरेगुलेटेड मार्केट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ फर्म इज, सर इन्फिनिटी। इसको लेकर अभी काफी ज्यादा डिस्कशन हमने ऑलरेडी करी है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। ड्यूरिंग रिसेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट डैश एंड आउटपुट डैश। ओके, जब मैं बात कर रहा हूं रिसेशन की तो ऑब्वियसली इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम होने लग जाती हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके राइज होने के चांसेस होते हैं, राइज ही होती है बेसिकली जब हम बात करें। माफ कीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, एम्प्लॉयमेंट बोला है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रोडक्शन है, जो एक्चुअल रिजल्ट है, वो भी कम ही होगा। तो हमारा आंसर दोनों का फॉल्स बनेगा। ओके, नेक्स्ट, द इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल इज, बिजनेस साइकिल जैसा कि हम जानते हैं भाई, जो हमारा एक टर्म है जो आपकी इस तरीके से फ्लो ऑफ होती है भाई। पहले ही हमने रिसेशन की बात करी, डिप्रेशन की बात करी, हमने रिकवरी की बात करी, बूम की बात करी। तो ये रिसेशन के मतलब बिजनेस साइकिल के ऊपर नीचे होने के, सिचुएशन के राइज होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन हमसे यहां पर क्वेश्चन में इंटरनल रीजन पूछा गया है जो बेसिकली एक इकोनॉमी को इंटरनली अफेक्ट करता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर होगा दैट इज व्हाट, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए सर, हमें उसके लिए डिमांड चाहिए। डिमांड भाई, टेक्नोलॉजी की बात करो, जब मैं अदर ऑप्शंस की तरफ जाता हूं, पोस्ट वॉर, पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजी शॉक, ये वो फैक्टर्स हैं जिनका एक सेकंड इंपैक्ट रहता है। सबसे पहला इंपैक्ट जो किसी प्रोडक्ट पर, किसी इंडस्ट्री पर पड़ेगा वो होगा इमीडिएट इंपैक्ट, इमीडिएट इंपैक्ट उस प्रोडक्ट की डिमांड का। ओके, सो फ्लक्चुएशन अगर होती है इफेक्टिव डिमांड में, सीधी सी बात है डिमांड में, तो वो सबसे पहले आपकी बिजनेस साइकिल पर इंपैक्ट डालेगा दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ गए। अनएम्प्लॉयमेंट टाइप विच इज ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इज कॉल्ड इन द इकोनॉमी इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा पूरा लिखना चाहिए था ऑप्शन में। यहाँ पे आपका इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट ठीक है, इथिकल फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट आएगा। आंसर हमारा स्ट्रक्चरल है क्योंकि स्ट्रक्चरल वर्ड डायरेक्टली मैच कर रहा है। ओके, तो ये ज्यादा इतना दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था। ओके, 56 पर आते हैं। A trough the production in the economy reach at which of the following level, high, constant, low, negative। सर हम जानते हैं, अभी हमने पार्ट ए में बिजनेस साइकिल के कुछ कंसेप्ट को समझा था और उसमें हमने बेसिकली बिजनेस साइकिल को जब बनाया था तो जो सबसे लोअर लेवल है दैट इज व्हाट, ट्रॉफ। तो ट्रॉफ उसको हमने नाम दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। According to some economists, which is not the prime cause of business cycle, fluctuation in investment, microeconomic policies,
impact on aggregate economic activities and psychological factors. Okay, according to some economists, इसमें से कौन सा बिजनेस साइकिल का एक हमारा स्पेसिफिकली कहिए प्राइम कॉज नहीं है. ओके, तो दैट इज व्हाट, ध्यान दीजिए दोस्तों. जब मैं पहचानने वाली बात है, कई बार हमें ऑप्शंस को देख के पहचानना होता है. बिजनेस साइकिल की जब मैं बात कर रहा, जब मैं स्पेशली बिजनेस साइकिल की बात करूंगा, मेरे को यह बताइए बिजनेस साइकिल एक माइक्रो फैक्टर है कि मैक्रो फैक्टर है? सर बिल्कुल साफ सीधी बात है, बिजनेस साइकिल पूरी इकोनॉमी के लिए हम कंसिडर करते हैं तो इट इज अ मैक्रो फैक्टर. इट इज अ मैक्रो फैक्टर. इन्वेस्टमेंट एक मैक्रो फैक्टर है, एग्रीगेट वर्ड आ गया, मैक्रो फैक्टर है. साइकोलॉजिकल फैक्टर से इंडिविजुअल साइकोलॉजी नहीं देखी जाती, पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरे के पूरे नेशन की देखी जाती है. भाई तुम क्या कर रहे हो यहां पे, तो ये हमारा सही आंसर होगा. मतलब हमें तो वो बताना था जो नहीं है, तो क्रॉस का मतलब ये कि बी हमारा राइट आंसर होगा. द फोर फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल, तो ये ऑब्वियसली दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं, आप कई बार इसको पढ़ चुके हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 59 टिपिकल केस स्टडी के बिहाफ पर आपका बन रहा है. चाइनाज रीसेंट स्लो डाउन कॉज cycle of decline and panic across the world. Countries across the globe were able to insulate themselves from the crisis. Stock market is emerging economies largely remained unaffected. Old technology fueled the economic decline. दोस्तों जब मैं यहाँ पे recent की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रिसेंट कौन सा स्लो डाउन आया सर? अपना भैया चाइना वाला जो देखे तो कोरोना जो है पूरी दुनिया में फैला दिया, तो उसका बेसिकली देखा जाए तो क्राइसिस से, इमर्जिंग इकोनॉमी से, स्टॉक मार्केट से लेना देना था, बट इतना नहीं था. मेन चीज क्या था? मेन चीज तो ये थी पैनिक अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, तो वो जो बीमारी की वजह से जो एक पैनिक क्रिएट हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उसकी वजह से काफी दिक्कतें हमें देखनी पड़ी. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज? एक्सपेंशन, पीक, कंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी. दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूं, जब इसने बोला है कि फॉलोइंग स्टेज, तो पहली बात तो ये जो है कंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, तो कुछ नहीं होता, बाकी तीन होती हैं. अब आपने अगर थ्योरी को अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ा है तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें एक्सपेंशन के केस में बेसिकली देखनी पड़ती है, जहां पे टेक्नोलॉजी की वजह से ये इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर हम दोस्तों आ जाते हैं. क्वेश्चन, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज एट पीक, जब टोटल रेवेन्यू पीक पर है तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होता है? सर हम जानते हैं इट्स नॉट ओनली टोटल रेवेन्यू, जब भी कोई टोटल की चीज अगर पीक पर होगी तो उसका जो मार्जिनल है वो जीरो ही होगा. तो आर आंसर इज जीरो, दैट इज व्हाट ए. एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट इन विच स्टेज? पीक, ट्रॉफ, रिकवरी या कॉन्ट्रैक्शन? दोस्तों जब यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टैग्नेट होने की बात कर रहे हैं, तो स्टैग्नेट का सीधा सा मतलब हमारे सामने क्या निकल के आता कि भाई एकदम से ब्रेक लग गया. एकदम से क्या लग गया? ब्रेक लग गया. ब्रेक कब लगता है? जब हम ऊपर जाते हैं. स्टैग्नेट का मतलब क्या है भाई? जैसे रन बन रहे, कोहली आउट हो गया तो रन एकदम से रुक गए, तो वो क्या हो गया? अपना स्टैग्नेंट सिचुएशन आ गई. तो सर ऑब्वियसली ऐसा पीक पर ही होगा, क्योंकि पीक से पहले ही डिमांड जो है वो बढ़ती है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स. तो ये हमारे सारे के सारे दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो थ्योरेटिकल कंटेंट बेसिकली हमारे सामने यहाँ पर ये आ रहा है. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, इन्फ्लेशन, रिटेल सेल, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये वाली चीज है बेसिकली देखा जाए, स्पेशली स्पेसिफिक पॉइंट पर ये हमें जो है टारगेट कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज? ओके, एक पूरा सब्जेक्ट हमारे सामने आ गया, किस चीज को लेकर बेसिकली जो हमारा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है जो हम पढ़ रहे हैं वो किस चीज को लेकर है? सस्टेनेबिलिटी है, सोशियोलॉजी है, सोशल एट लार्ज है, मतलब डी पॉइंट हो गया, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका ट्रेडिशनल आ गया. इनमें से कौन सा हम पॉइंट बेसिकली पढ़ते हैं? सोशियोलॉजी, सोशल, ट्रेडिशनल, इसका एक बिजनेस सेंस में कोई मायना नहीं है. जो अब हम एक फैक्ट्स की तरफ बात कर रहे हैं तो सस्टेनेबिलिटी हमारा सही आंसर बन रहा है. ठीक है, उसके बाद 65 ये फीचर बेस्ड हो गया,
ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव हो गए, ये थ्योरेटिकल है बच्चों। दोस्तों इसमें आपको जो आंसर्स हैं वो देखने हैं, समझना है। जहाँ पे बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के अंदर हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट, इंटरप्रिटेशन, लॉजिक अप्लाई करना, डायग्राम बनाना, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब हम बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज की तरफ मूव कर जाते हैं दोस्तों, वहां पर यूजुअली जो बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर है वहां पर ही हम थोड़े बहुत अपने लॉजिक लगाते हैं। अदरवाइज जो इनिशियल चैप्टर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में है, ऑल आर थ्योरेटिकल कंटेंट। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इसमें मेनली आपको एग्जाम्पल्स, हेडिंग्स, फीचर्स, इनके बारे में प्रॉपरली अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी जो ऊपर हमने बात करी थी, क्या था, पार्टनरशिप था, एलएलपी था, जो भी था, ओके। अब पहले चैप्टर में इनिशियल बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज आपको समझाने के बाद आ गए ना सारे के सारे, प्रोप्राइटरशिप आ गया, पार्टनरशिप आ गया, हमारा ये सारे के सारे पॉइंट आ गए। तो ये सब क्या है सर? बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है, इनके बारे में फीचर्स हमें मालूम होने चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसी में से काफी क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे थ्योरेटिकल हैं, मैं इनको थोड़ा सा आगे मूव ऑन कर रहा हूं, आप इसको आंसर से मैच करेंगे, ओके। थोड़ा इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पर एक बार दोबारा से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, as a price of rupees 20 the quantity demanded is rupees 10 with 5% decrease in price demand rise by 10%, the marginal revenue निकालना है। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे लग रहा था इलास्टिसिटी का, बाद में रेवेन्यू का निकला। इसमें भी ऐसे ही हुआ, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो प्राइस है वो हमारा 20 था और जो क्वांटिटी है वो हमारी 10 थी। प्राइस कह रहे हैं 5% से डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है कि 19 हो गया, 5% निकाल के 20 का 5% 1 रुपया हुआ, और क्वांटिटी 10% से बढ़ गई तो 11 हो गया, ओके। तो 11th यूनिट पर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो सर ये हमने मल्टीप्लाई करा टोटल रेवेन्यू के लिए तो इट कम्स टू 200, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 209 आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर 9 रुपए का चेंज मुझे देखने को मिला, सो बी इज आवर आंसर, ओके। Which of the following is not a feature of LLP? Once again, a feature-based question. You have to do it at your own. Okay, which factor affects demand for companies? Which factor affect demand for companies' product? Okay, companies' product. पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और लीगल। दोस्तों जब आप यहां पर बात कर रहे हो किस चीज की, आप बात कर रहे हो अपना क्या नाम है, कंपनीज प्रोडक्ट की। तो कंपनीज प्रोडक्ट से यहां पे क्या मतलब है? कंपनीज प्रोडक्ट से मतलब है कि जो चीजें बेसिकली एक इंडस्ट्रीज बना रही है अपने कंज्यूमर तक पहुंचा रही है। तो यूजुअली जब कंज्यूमर तक पहुंचा रही हैं तो मेन डिमांड एंड कंज्यूमर की है, हम जैसे, आप जैसे लोग। इनको बेसिकली मोस्टली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं, करते सारे ही हैं, बट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो यहां पर नजर आ रहा है वो है आपका इकोनॉमिक फैक्टर, ओके। विच एनालिसिस इज यूज्ड फॉर प्रोएक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन द डिसीजन मेकिंग? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आने के चांसेस ज्यादा हैं। दरअसल ये दो फैक्टर हैं जो बेसिकली आपको अपने एग्जाम मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में मेन फोकस में रखने हैं, ठीक है। और रही बात एनालिसिस की, तो याद रखना है कि प्रोएक्टिव और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो पेस्टल में आपका ज्यादा आती है, ओके। ओके, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज द स्लोगन केयरिंग फॉर लाइफ? तो ये तो भाई याद करने आपको थ्योरेटिकली। मैं आ रहा हूं यहां पर, द आरबीआई हैज वेस्टेड विद एक्सटेंसिव पावर ऑफ कंट्रोल एंड सुपरवाइज कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अंडर द कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया, ए एंड बी। अरे बाप रे, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, देखो आरबीआई की कहानी जब मैं बात करता हूं, 1934 में इसका एक्ट आया था आरबीआई को लेकर, जब बेसिकली फुल कंट्रोल आरबीआई को दिया गया। 1935 से इसके ऑपरेशन शुरू हुए, एंड इसके बाद आज़ादी के बाद जब देखा गया कि भाई जो बाकी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, उनका भी एक सिस्टम होना चाहिए, तो तब आया द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ओके। अभी जब आप इंटर लेवल पे जाएंगे दोस्तों, इंटर फाइनल लेवल पर, तो ये तो नहीं पढ़ना है आपको इतना, बट ऑब्वियसली आप क्या नाम है इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है। आप इसके बारे में द बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट के बारे में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन कह रहा है कि जो आरबीआई है वो अपने, ये हम जानते हैं कि आरबीआई जो है हमारे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, कॉमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है।
तो किस एक्ट के राइट से करता है, ऊपर वाले नीचे वाले? तो दोनों के इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों, ठीक है, दोनों के इन्वॉल्वमेंट है, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे आरबीआई की फंक्शनिंग है, यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम की क्या नाम है, बैंकिंग सिस्टम की रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो दोनों आरबीआई ही कंट्रोल करता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्टॉक दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट डिविडेंड एंड स्टेबल अर्निंग इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम, देखो, कांस्टेंट डिविडेंड और स्टेबल अर्निंग, ठीक है। फाइनेंशियल दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी पढ़ेंगे इंटर में, आप वहां पे आपसे मुलाकात होगी। ओके, यहां पर कई सारे वर्ड निकल कर आएंगे डिविडेंड को लेकर, स्टेबल ग्रोथ को लेकर। एक कंपनी के शेयर आपने खरीदे, क्यों खरीदे? बदले में कुछ चाहिए भाई, डिविडेंड चाहिए, कुछ सीधी सी बात है, जो अर्निंग है, क्या नाम है, वो भी चाहिए। ओके, यहां पे अब ये कंपनी इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम पर भी एक अच्छा डिविडेंड दे रही है, एक स्टेबल ग्रोथ आपको दे रही है कंपनी में। ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलेंगे, ऐसे स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? दैट इज व्हाट, डिफेंसिव स्टॉक। क्या बोलेंगे? डिफेंसिव स्टॉक, के बुरे हालात में भी ये अपना बराबर का हिसाब किताब आपको दे रहे हैं। ओके, curtail all benefit in some particular issues, restrictive policy, regulatory policy, facilitating facility, या none of these। जब हम curtail all benefit, यार सब कुछ ही मना करने की बात, curtail all benefit, सब कुछ काट दो, ये तो नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्टिव या रेगुलेटरी, तो रिस्ट्रिक्टिव होगा। रेगुलेटरी में भी हालांकि कंट्रोल करी जाती है, लेकिन कुछ फ्रीडम दी जाती है, कुछ उसको राइट्स दिए जाते हैं। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब सारा बेनिफिट खत्म करने की बात कही है। ओके, अ रिडक्शन ऑफ 45 बेसिक पॉइंट्स। अगर मार्केट की हम बात करें दोस्तों, ये बेसिक पॉइंट जो है वो एक टर्म यूज करी जाती है। बेसिक पॉइंट जैसे होता है ना कि परसेंटेज, 1%, 1% क्या होता है? ये होता है ना, ये होता है बेसिकली। ये 1% बढ़कर मान लीजिए इतना हो गया, तो ये बोला जाएगा कि 20 बेसिक पॉइंट, 20 बेसिक पॉइंट, पॉइंट के बाद का जो वैल्यू है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर बनेगा 0.45%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स एफडीआई प्रोहिबिटेड है? इस एरिया के अंदर अगर हम बात करें तो निधि कंपनीज हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए बेसिकली। इकोनॉमिक्स में यहाँ पे इतना जो बेसिक एंड कमर्शियल नॉलेज का कंटेंट है वो इसमें यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, और ये रट्टू टाइप है आपके क्वेश्चन जो आपको मालूम होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एन इंडिकेटर ऑफ बैंक्स लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी? ओके, बैंक, ऑब्वियसली यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे। बैंकिंग सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी सिस्टम को, उसके लिए उसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं रेपो रेट की, रेपो रेट कौन सा है? जिस पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट देता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? उल्टा, जिस पर कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट्स रखते हैं। ओके, तो ये तो इसका लिक्विडिटी से कोई लेना देना नहीं है। लिक्विडिटी से लेना देना रहता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का, कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है अपने क्रेडिट की वो आप हमारे पास रखेंगे, ठीक है। इट इज अ लोन वेयर टाइम एंड कैश फ्लो बिटवीन अ शॉर्ट लोन एंड अ लॉन्ग टर्म लोन इज फिल्ड, दैट इज व्हाट, डेट फाइनेंसिंग, ब्रिज फाइनेंसिंग, क्लोजर टाइम, और नन ऑफ दीज बेसिकली यहां पे आ रहा दोस्तों। क्या ऑप्शन होगा इसका? इसमें याद रखना है वही डेफिनेशन है बेसिकली, इट इज ब्रिज फाइनेंसिंग, कि भाई जो आपका शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, उसके बीच में हमें अपने फंड्स को मैनेज करना है, तो बीच में बिटवीन द गैप्स फिल अप करने के लिए ब्रिज फाइनेंसिंग उसको बोलते हैं हम, ठीक है। ओके, सो दीज आर सम टर्म्स दोस्तों। मैं और इकोनॉमिक्स का कुछ ऐसा पोर्शन आपको बताना चाहूं इसमें से, बाकी तो थ्योरेटिकल है। सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप, क्या जानते हैं सर डिसइन्वेस्टमेंट का नाम उसको बोला जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट वर्ड है इसमें। Excess capacity in capital industries is the characteristics of which of the following stage? Trough, recovery, depression, peak। जब हम दोस्तों बात करते हैं एक्सेस कैपेसिटी की, पहली बात तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों, एक्सेस कैपेसिटी किस मार्केट में होती है? हमने जब लाइव सेशन लिया तब भी इसको डिस्कस करा था। एक्सेस कैपेसिटी किस मार्केट में होती है? सर एक्सेस कैपेसिटी बेसिकली अगर हम देखते हैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली दोनों में हमें देखने को मिलती है।
ये कब कि जो फर्म है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, फर्म अपने इक्विलिब्रियम पे है और एसी अभी भी फॉल हो रहा है, एसी अभी भी फॉल, दैट्स द साइन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी कि यार तुम जिस लेवल पे ऑलरेडी काम कर रहे हो ना उससे आगे भी बढ़ सकते हो, उससे आगे भी अपनी एवरेज कॉस्ट कम कर सकते हो, आपके पास अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने का चांस है। ऐसा इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा ट्रॉफ में ही होगा ना, ऑब्वियसली। ट्रॉफ क्या है? लोवेस्ट सिचुएशन, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा तो सीधी सी बात है ना, अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, काम बढ़ाओ, तो एक्सेस कैपेसिटी सबसे ज्यादा इसी केस में होगी। ठीक है, ओके दोस्तों, इसके अलावा सेबी, आरबीआई, IRDA रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं ये हमारे, हम जानते हैं। लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क की अगर हम बात करें, गेल है, भारत पेट्रोलियम है, रिलायंस है। इसका आंसर बताओ जरा जल्दी से, मुझे आपको मालूम होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। तो दोस्तों ये सब बाकी हमारा थ्योरेटिकल कंटेंट आपका, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। कोई क्वेरीज डाउट आपके जो भी इसमें रेज होते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, क्लास हालांकि कंबाइंड रही हमारी, तो एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमने टारगेट करे। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं दोस्तों। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिएगा और तसल्ली से कंफर्टेबली अपने पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA intermediate classes from CUC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।